हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आपको पता है, थर्मोडायनामिक्स का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने सिस्टम के बारे में देखा था, सराउंडिंग के बारे में देखा था और बाउंड्रीज वगैरह के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम देखा था। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये जो हमारा दूसरा लेक्चर है, ये भी इंट्रोडक्शन का है। इसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी हमको पता करनी है। प्रोसेसेस जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, या फिर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो हम यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। क्लियर है ना? तो जो भी लोग इस लेक्चर में नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले का लेक्चर देख लें, उसके बाद दूसरा लेक्चर स्टार्ट करें, ताकि स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो मज़ा भी कुछ अलग आएगा, चीज़ें समझ भी बहुत अच्छे से आएंगी। क्लियर है ना? बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। जब तक बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपसे एक आध दो लेक्चर मिस हो जाए। क्लियर है ना? बाकी का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, अपने नोट्स बनाना शुरू करें, अपने हाथ से खुद नोट्स बनाएं, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए खुद के। क्लियर है ना? उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप पढ़ रहे हो उसी दौरान रिवीजन हो जाता है, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए वो फ़ायदेमंद है। जब दोबारा रिवाइज़ करोगे तो अपने नोट्स से बहुत आसान होता है रिवाइज़ करना। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। रही बात हमसे जुड़ने की, तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का दे रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी है उससे रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? एग्जाम से रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको आपके सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा 100%। क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? और तीसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। कैंपेन क्या है? कंट्रीब्यूशन का कैंपेन है, जिस इच्छा अनुसार कंट्रीब्यूशन करना है। और किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं, पता ही होगा सबको। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कम से कम टाइम में। क्लियर है ना? क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्ज़ाम में भी यही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमको एग्ज़ाम के दौरान कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सब जानते हैं। और जो ऐसा कर लेते हैं, जिनकी स्पीड भी अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है ना? तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो फालतू का, तो हम ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकें। तो उसके लिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो जिससे भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है वो कर दे। 2-4 लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया भी है, बाकी के भी क्या करो, थोड़ा सा करो, ताकि आपके लिए सारी सुविधाएँ क्या हो जाएँ, प्रोवाइड हो जाएँ। क्लियर है ना? तो मैं अपने एंड से आपके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट का किसी से कोई चार्ज नहीं लूँगा एट द एंड तक। क्लियर है ना? जो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे सेटअप वेटअप तैयार करना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा, उसके लिए क्या है, अभी फाइनेंस गड़बड़ा रहा है, जैसा कि आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन सब करोगे तो एक साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ अमाउंट आ जाएगा, उससे हम चीज़ें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतना क्लियर सबको? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेसन। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है अभी तो। उसके बाद धीमे धीमे हम क्या है, चीज़ों को पढ़ेंगे और अंदर डीपली क्या है, कंसेप्ट समझते जाएंगे, और फिर देखो कितना मज़ा आता है थर्मोडायनामिक्स पढ़ने में। इसके बाद मैं एप्लीकेशंस भी इसके स्टार्ट करूँगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जब हम पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसके लिए बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो वो प्रॉपर्टी डायग्राम बनाने हैं। प्रॉपर्टी डायग्राम ही नहीं बनाना आता तो कैसे हम पढ़ पाएंगे एप्लीकेशन? क्लियर है इतना? बिल्कुल क्लियर है। तो आज मैं कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले टॉपिक अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। क्लियर है ना? एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। क्लियर है ना? थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आता है। जब हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ते हैं तब वहाँ पे इक्विलिब्रियम का जिक्र होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की। इधर देखना, अगर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कब होगा थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, वो देखना है। इसका मतलब ये हुआ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम तब बोलेंगे जब ये फॉलोइंग इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा हो। और ये फॉलोइंग इक्विलिब्रियम क्या है वो देख लेते हैं। इधर देखना कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स equilibrium is defined
इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इधर देखते रहना, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम तो सब जानते हैं, इक्विलिब्रियम तो सबको पता होगा। जिस जिस इक्विलिब्रियम की बात करेगा वहीं पे बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ऑलमोस्ट सेम। इधर देखना कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ये कितने इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से? सबसे पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद चौथा फेज इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जब ये चारों इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। मींस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मैकेनिकल भी होना चाहिए, केमिकल भी होना चाहिए और फेज इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। इधर देखते रहो, फेज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? इधर देखते रहो। अब इनमें देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है, बस एक बार बात कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन इससे आते तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव अगर एसएससी जेईई वगैरह में भले बन जाए तो बोलेगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए कितने इक्विलिब्रियम जरूरी है? 4 इक्विलिब्रियम। कौन कौन से? थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम। क्लियर है? थर्मल की बात कर रहा हूँ तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर इक्वलिटी। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तब हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना कि क्या बात हो रही है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दो सिस्टम, 2 पॉइंट के इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मीन्स अगर मैं 2 स्टेट्स के टेम्परेचर इक्वल बोल दूंगा तो बोल दूंगा ये क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे मान के चलो मैंने बोला ये मार्कर, ये कोई एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, दोनों अलग अलग पॉइंट पे हैं। मैंने बोला इसका टेम्परेचर इसके साथ क्या कर रहा है? बराबर है। इसका टेम्परेचर बोल दिया टी, कोई ए बॉडी है टी ए, इसका बोल दिया क्या है? बी बॉडी, तो ये टेम्परेचर बी हो जाएगा। तो अगर इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? बराबर है, तब हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। मीन्स दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। दैट इज मैं लिख सकता हूँ इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, दैट इज मीन्स टी ए इक्वल टू क्या होगा? टी बी होगा। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है? तब हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा, अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, जहाँ मैकेनिकल वर्ड आता है वहाँ फोर्सेज की बात होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज। फोर्सेज मतलब दैट इज, यहाँ पे फोर्सेज जो आ रहे होंगे वो प्रेशर वगैरह की वजह से आ रहे होंगे, प्रेशर ऑफ गैस होगा, उस प्रेशर की वजह से प्रेशर फोर्स आता है, तो उनकी बात कर रहा होगा। इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज दैट इज प्रेशर एट एनी पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट या फिर सेम होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज का मतलब फोर्सेज भी क्या होंगे? टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहे होंगे, तब हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट। वैसे भी हम जानते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसने पढ़ा हो कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होने चाहिए। ये बोलते हैं ना, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। मीन्स अगर कोई भी नेट रिजल्टेड फोर्स आ गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने आप मूव करने लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण। तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। मीन्स इक्वल फोर्सेज होने चाहिए 2 पॉइंट के बीच में। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी हमारा केमिकल पोटेंशियल नहीं होना चाहिए कि अपने आप केमिकल रिएक्शन होने लग गई। समझ आ रही ना? तो नो केमिकल पोटेंशियल मीन्स इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल बोल दूं मैं, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। और हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज नो केमिकल पोटेंशियल प्रेजेंट, नो केमिकल पोटेंशियल should be present with respect to time। टाइम के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, कोई भी पॉइंट कंसीडर किया, वहाँ अपने आप रिएक्शन होने लग गई, केमिकल रिएक्शन होने लग गई, तब क्या हो जाएगी? वो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे, वो अपने आप क्या हो रहा है? वहाँ पे रिएक्शन होने लग गई है। ऐसे केसेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या इतना क्लियर है? तीसरा, चौथा फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मास ऑफ द फेज शुड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मास ऑफ द फेज should be constant
शुड बी सेम बोल दो और कांस्टेंट बोल दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मास चेंज नहीं हो रहा हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फेज का मतलब सब जानते हैं। फेज क्या होता है? 3 फेज होते हैं जो हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो किसी भी मैटर की बात हो रही हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका टाइम के साथ देख रहे हैं तो मास क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। मास कांस्टेंट हो तब बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे फोर्सेज बैलेंस होनी चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए। ये चारों अगर हमारे इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तब मैं बोल दूंगा कि वो भी जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है, जो भी मास हमने कंसीडर किया है या फिर जो भी बॉडी कंसीडर की है वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में। जो हम स्टडी कर रहे हैं जिस रीजन की, जिस सिस्टम की, वो थर्मोडायनामिक्स क्या है? इक्विलिब्रियम में। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जैसे ही हमको पता चल गया ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम हमको पता चल गए। अब मैं बात करूँगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम। तो ऐसी प्रोसेस जो हर जगह क्या हो? ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही इनफाइनाइटली स्लोली होती है। इनफाइनाइटली स्लोली होती है तभी वो क्वासी स्टैटिक मेंटेन कर पाती है। अभी हम देखेंगे कि बहुत धीमे धीमे जो प्रोसेस हो रही होगी उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक। मीन्स हर जगह वो अपना हर पॉइंट पे अपना इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर रही होगी। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इधर देखते रहना। मैं बात करने वाला हूँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। मिटा दूँ क्या इसको? एग्जाम्पल दे के समझेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये रही हमारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए जो भी रास्ता है। रास्ता मतलब जिस पाथ से हम जा रहे होंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसे बोल रहे हैं प्रोसेस। कुछ भी प्रोसेस। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यहां पे लिख लेना। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। स्टैटिक का मतलब इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना? तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी हर पॉइंट पे। ऐसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इधर देखना कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रॉपर्टी डायग्राम बना रहा हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी डायग्राम ले लो। प्रॉपर्टी डायग्राम क्या है? प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का है। पीवी डायग्राम बोल दो या प्रॉपर्टी डायग्राम बोल दो, ठीक है। मैंने बोला कोई एक प्रोसेस है, यहाँ से 1 से स्टार्ट की, ये स्टेट है 1 स्टेट। क्लियर है? यहाँ से 2 स्टेट तक मुझे जाना है, 2 पॉइंट तक जाना है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्रेशर होगा कुछ P1, वॉल्यूम होगा कुछ V1। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे जो प्रेशर होगा P2 और क्या होगा? V2 होगा। बहुत बढ़िया। ये हमने स्टेट डिफाइन कर दिया और स्टेट हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से डिफाइन हो रहा है कि इस स्टेट पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, और भी होंगी, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे जाना है। तो ये 2 तरीके हैं कि इस प्रोसेस को यहाँ तक मूव कराना है। तो प्रोसेस मूव कर रही होगी और मूव करने के साथ साथ अगर मैंने बहुत स्लोली मूव कराई तो पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, बिल्कुल पास जा रहा हूँ बहुत धीमे धीमे, और मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये हर एक पॉइंट जो होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए जा रहा होगा। और इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए जा रहा मीन्स हर जगह वैल्यू जो है एक दूसरे के पास में बराबर होंगी। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ, ये सब जानते हैं कंप्रेशन हो रहा है। ये क्या है? ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन की है। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? कंप्रेशन की। और इन सारे पॉइंट को मैं मिला दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी। उसी लाइन को हम बोल रहे हैं ये प्रोसेस है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो वैल्यू गई है वो क्या कहला रही है? प्रोसेस कहला रही है। ये जो पाथ है प्रोसेस कहला रहा है। और ये हर जगह एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होगा। कैसे? इधर देखना कि मैंने बात की, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। एग्जाम्पल समझना चीज़ों को, बाकी ये आता तो नहीं है, फिर भी हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया। क्या ले लिया? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। बोलो सर बार बार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्यों ले रहे हो? क्योंकि यहाँ पे गैस भर दे रहे, लो गैस भर दी, कोई दिक्कत नहीं है, भर दो। और ये क्या है? पिस्टन है। बहुत बढ़िया। इस गैस के अंदर स्टेट 1 की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट 1 की। तो कुछ प्रेशर होगा P1, कुछ वॉल्यूम होगा V1। बहुत बढ़िया। तो प्रेशर यहाँ से ऐसे लग रहा होगा। प्रेशर हम जानते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है टूवर्ड्स द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर फोर्स लग रहा होगा P1 इंटू एरिया कुछ। कितना क्लियर है? और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब सारे इक्विलिब्रियम होना चाहिए।
टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सब कुछ होना चाहिए। ये बैलेंस हो रहा होगा, इसका मतलब ये अगर कोई भी किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है, कंप्रेस अगर कर रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोल दूंगा इधर से जो फोर्सेज लग रहे हैं, प्रेशर फोर्स बैलेंस हो रहा होगा, इधर से जितने भी फोर्स आ रहे होंगे, चाहे इसका वेट हो चाहे कुछ भी हो, क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे इसे मूव कराना है, मूव करा के मतलब मुझे इधर करना है। इधर करने के लिए दो तरीके, एक तो फास्ट मूव करा दो, फास्ट मूव जैसे ही कराएंगे तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमको डिफरेंट वेरिएशन नजर आ जाएगा, और वेरिएशन अगर हमको नजर आ गया तो मैं बोल दूंगा इक्विलिब्रियम तो मेंटेन कर नहीं रहा। इसका मतलब मैं बहुत स्लोली मूव करा रहा हूँ। स्लोली मूव कराने के लिए मैंने बिल्कुल धीमे से मूव कराया, तो मैं बोल दूंगा ऑलमोस्ट सेम प्रेशर फील हुआ हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। इधर देखना, जैसे मैंने क्या बोला, इसी प्रोसेस को मैं बहुत स्लोली मूव कराना चाहता हूँ। इधर देखना, इसको मैंने थोड़ा सा मूव करा दिया, ये रहा हमारा पिस्टन, थोड़ा सा मूव हुआ है, देखते रहना, पहले यहाँ था अब यहाँ चला गया, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। और जैसे ही मैंने मूव करा है, यहाँ पे जो गैस होगी बहुत स्लोली मूव हो रहा है, तो मैं चला गया, ये 1 डैश पे चला गया, मान लो ये 1 था, यहाँ पे जैसे आया ये क्या आ गई 1 डैश, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। इसको मूव कराया, और जैसे ही मूव कराया यहाँ पे जो प्रेशर होगा, कुछ प्रेशर होगा, क्या वो प्रेशर P1 डैश होगा, बिल्कुल होगा P1 डैश, और इनटू एरिया कर देंगे तो प्रेशर फोर्स आ रहा होगा। क्या ये दोनों वैल्यू बिल्कुल स्लोली मूव कराइए तो क्या फील होंगी, क्या बिल्कुल फील नहीं होंगी, बिल्कुल डिफरेंट फील नहीं होंगी। हम तुरंत बोल देंगे ये जो प्रेशर है P1 डैश इक्वल टू क्या है, P फील हो रहा है, बहुत अच्छे। मीन्स जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ स्लोली स्लोली मूव कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने इनफाइनाइटली स्लोली मूव करा रहे हैं, इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस हो रही है, तो हर पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा होगा। मेंटेन क्या कर रहा होगा, इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट, बहुत बढ़िया। और हम तुरंत बोल देंगे बिल्कुल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, तो इन्हीं पॉइंट को मिलाते मिलाते जो प्रोसेस ड्रॉ कर दी हमने, उसको बोल दिया क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। बिल्कुल क्या है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए जा रही है जो प्रोसेस, वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कब बोलेंगे हम, जब प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लोली हो रही हो, क्लियर है ना। तो हम तुरंत बोल देंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होगी कब होगी, अकर्स एट इनफाइनाइटली स्लोली। क्लियर है ना, मतलब कहने का बहुत ही धीमे से जो प्रोसेस हो रही होगी उसको बोलेंगे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो कल को ये पूछता है क्या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है क्या। अब प्रॉब्लम ये आ गई, ये रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, पहले इसको समझना है, उसके बाद हम क्वासी स्टैटिक के साथ इसको क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होगी हमारी, इसको मिटा दूँ, लिखना चाहते हो लिख लो, कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक, अ प्रोसेस इज सेड टू बी क्वासी स्टैटिक, टू बी क्वासी static takes place if it takes place at infinitely slowly, otherwise क्या होगी, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है, अदरवाइज नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जैसे जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो रिप्रेजेंट होगी हम बोल देंगे यहाँ पे दूसरा पॉइंट, क्वासी स्टैटिक जो प्रोसेस होगी प्रॉपर्टी डायग्राम में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाई complete line in a property diagram, in a property diagram, while non quasi static process
आर रिप्रेजेंटेड बाई प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाई डैश्ड लाइन इन प्रॉपर्टी डायग्राम। बहुत बढ़िया, इन प्रॉपर्टी डायग्राम। एक चीज क्लियर हो गई कि अगर हमारी कंप्लीट लाइन हमको दिखाई दे रही है, डैश नहीं है, पूरी कंप्लीट लाइन है, जैसे मान के चलो यहाँ से मैंने यहाँ तक एक लाइन बना दी, ये बोल दिया 1 से लेकर 2 तक प्रोसेस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे बोल दूंगा ये क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। हमको तुरंत पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है, क्वासी स्टैटिक की बात कर रहा है। बहुत अच्छे, क्वासी स्टैटिक। अगर मैं बोलता हूँ नहीं, अगर मैं कल को इस तरह बनाता हूँ प्रॉपर्टी डायग्राम, ये प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम, बहुत बढ़िया, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं अगर डैश डैश करके बनाता हूँ लाइन, ये 1 से लेकर 2 तक, मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक है। मीन्स हर जगह ऑलमोस्ट सेम नहीं है, क्योंकि डैश लाइन बन रही है, तो ये क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो कल को डायग्राम में अगर कंप्लीट लाइन दिखाई देगी तो क्वासी स्टैटिक है, अगर डैश करके दिखाई देगी तो क्या है, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, बहुत फास्ट हो रही होगी पहली चीज़ तो, और अगर फास्ट हो रही है तो हर पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रही होगी। क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कि हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर रही होगी, ऐसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, मोस्टली अपने थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट में, जो अपने ये जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, इसमें हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मान के चलते तो रिवर्सिबल प्रोसेस पहले बता दो सर क्या होती है और क्यों मान के चलते हैं वो भी बता दो। क्लियर है ना? तो इधर देखते रहना। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, पूछ लेता है कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, एक नंबर का SSC JEE जैसे पेपरों में पूछ लेता है छोटे मोटे कंसेप्ट। इधर देखते रहो। बाकी हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे, सब एनालिसिस में हम एक अजम्पशन हमेशा मानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। जिसमें नहीं मानते हैं उनके अलग आते हैं। जैसे एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो वो हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। बाकी जो नेचर में जो जितनी भी हमारी नेचुरल प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमने आइडियल प्रोसेस मानी है, और आइडियल प्रोसेस जब तक नहीं मानेंगे हमारी जो एनालिसिस है या फिर जो हमारी स्टडी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अपनी स्टडी को आसान करने के लिए हम आइडियल प्रोसेस कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जो आइडियल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है ना? तो क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, इधर देखना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? इधर देखते रहे कि अगर मैं रिवर्सिबल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझना चीज़ों को बहुत ही आसान है कि ऐसी प्रोसेस, पहले अगर कोई प्रोसेस गई, मान के चलो, इधर समझना चीज़ों को, लो मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा। ये क्या है, प्रेशर, और ये क्या है, वॉल्यूम। बहुत अच्छे, ठीक है। प्रॉपर्टी डायग्राम है। मैंने बोला कि अगर मैं एक स्टेट से 1 स्टेट से 2 स्टेट जाना चाहता हूँ, सब जानते हैं, लो मैं चला गया, ऐसे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोसेस से गया 1 से 2, क्या इतना क्लियर सबको? और अगर मैं जिस पाथ से गया हूँ 1 से 2 पाथ, ये दिखाई दे रहा है, जिस पाथ से गया हूँ उसी पाथ पर मैं वापस लौटता हूँ, वापस उसी पाथ पर रिवर्स हो रहा हूँ। समझना चीज़ों को। तो रिवर्स होते समय कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ना सिस्टम और सराउंडिंग में। तो ऐसी प्रोसेस को बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब समझना कि मैं जिस पाथ से उस प्रोसेस पे गया उसी पाथ से वापस आया, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ऐसी प्रोसेस को बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मींस मैं जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। मींस जब मैं रिवर्स हो रहा था तब सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट हमने नहीं छोड़ा। अगर इफेक्ट छोड़ दिया, मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग चेंज हो गए, तब मैं बोल दूंगा वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट ऐसा कभी होता नहीं है। इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं जितनी भी नेचुरल प्रोसेस आर, ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट यहाँ अपनी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, सबको रिवर्सिबल कंसीडर करते हैं। मीन्स जितने भी थोड़े बहुत माइन्यूट से नेगलेक्ट जो लॉसेज हैं उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर है ना? इधर देखना कि मैं अगर लिखना चाहता हूँ अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, अगर मैं डिफाइन करता हूँ अ प्रोसेस इज सेड टू बी reversible if it is reversed on the same path
when it is forwarded, and not changing and not leaving any effect, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, and not leaving any effect on system and surrounding, then the process is known as the process is known as reversible. क्या होगी? रिवर्सिबल होगी. अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ. अदरवाइज इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर है ना? एक बार मैं और समझा देता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि जिस पाथ से मैं गया था, फॉरवर्ड गया था, उसी पाथ से मैं वापस आ जाता हूँ और सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैं ऐसी प्रोसेस को बोलता हूँ रिवर्सिबल. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे बोल देते हैं इरिवर्सिबल. क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्वासी स्टैटिक का मतलब था कि मैं बिल्कुल स्लोली जा रहा था, और स्लोली जा रहा था, तो हर एक पॉइंट पे मैं इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करते हुए जा रहा था कि यहाँ से यहाँ तक गया धीमे छोटे से पॉइंट तक. देखना, इधर देखते रहना कि यहाँ से पहले मैं यहाँ तक गया तो इन दोनों के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा था, फिर यहाँ तक गया इन दोनों के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ. बहुत स्लो गया था. तो पहले भी जब मैं गया फिर वापस इसी पाथ से मैं वापस आ रहा हूँ, तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी फर्क पड़ नहीं रहा है, तो हम बोल देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. तो हम ऑलमोस्ट ऑल द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर क्या है? रिवर्सिबल. कब? इधर देखते रहना कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हमारी जो प्रोसेस होती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, या तो हम कंप्रेशन कर रहे होते हैं या फिर एक्सपेंशन कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही है. और कंप्रेशन और एक्सपेंशन करेंगे तो किसी न किसी सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट में करेंगे, तो हम ये बोल देते हैं कि सिस्टम जो हमारा पिस्टन और सिलेंडर है वो फ्रिक्शन लेस अगर होता है और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेस हम रिवर्सिबल कंसिडर कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नोट करके, इधर देख लेना, नोट. क्या नोट करके क्या लिख रहे हैं? क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इज कंसिडर्ड एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस considering friction between the piston and cylinder arrangement, is negligible. क्या इतना क्लियर है? तो अब यहाँ से सिंपल मतलब ये है कि अगर हमारी क्वासी स्टैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस है. क्या ये? रिवर्सिबल प्रोसेस. बहुत बढ़िया, रिवर्सिबल प्रोसेस. क्यों? इधर देखते रहना. इसका मतलब ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डायग्राम में कंप्लीट लाइन है, इसका मतलब क्वासी स्टैटिक तो होगी. बहुत बढ़िया, क्वासी स्टैटिक होगी. क्यों? कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो रही है, और कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो रही है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तो 100% होगी. बट अगर इसके दौरान फ्रिक्शन लेस है, मान के चलो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा, मैं बोल दूंगा फ्रिक्शन लेस, तब ये क्या कहलाएगी? फ्रिक्शन लेस. तब हम इसको बोल सकते हैं क्या? रिवर्सिबल. बहुत अच्छे, इतना क्लियर है? रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स जो थोड़ा बहुत लॉसेज था वो कहाँ गया था? फ्रिक्शन में गया था, और हमने मान लिया है कि फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा, फ्रिक्शन लेस है, तो इसका मतलब क्या है? सेम पाथ से फॉलो जो कर रही थी, सेम पाथ से जो फॉरवर्ड जा रही थी उसी से वापस आ गई, और फ्रिक्शन भी क्या हो गया? जीरो हो गया. तो ऐसी प्रोसेस को हमने बोल दिया रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है. हमने देख लिया रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है. अगर मैं यहीं डायग्राम में ड्रॉ कर देता, इधर देखना, डायग्राम में अगर मैं ड्रॉ कर देता, ये प्रॉपर्टी डायग्राम है, ये PV डायग्राम, और मैंने बोला यहाँ से मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ये 1 पॉइंट है, एक्सपेंशन करूँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा. और ये क्या है? 2 पॉइंट. इधर देखते रहना, ये स्टेट है, स्टेट 1, स्टेट 2, या फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2 से हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं. और ये प्रोसेस है क्या? ये डैश लाइन में जा रही है. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या? नॉन क्वासी स्टैटिक है. अंदाज बता देगा क्या है? नॉन क्वासी स्टैटिक.
और अगर नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है इसका मतलब ये रिवर्सिबल तो हो नहीं सकती, क्योंकि रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक को बोला था हमने कब, जब फ्रिक्शन लेस हो, तो ये 100% क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं। तो कभी प्रॉपर्टी डायग्राम में डैश लाइन से अगर इंडिकेट हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस डैश लाइन से इंडिकेट हो रही हो, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सिंपली मीनिंग। और अगर प्रॉपर्टी डायग्राम में कंप्लीट लाइन से जो प्रोसेस रिप्रेजेंट हो रही है उसको हम बोल देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, और इन्हीं की हेल्प से हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल। क्लियर है ना? आगे जब हम पढ़ेंगे तो रिवर्सिबल साइकिल वो होती है जिसमें सारी प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल साइकिल क्या है, जिसमें एक से अधिक प्रोसेस क्या आ जाए, इरिवर्सिबल आ जाए, तो उसे हम रिवर्सिबल नहीं बोल सकते। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, हमने प्रोसेस देख ली, क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या क्या थी, हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में बात कर लिया, क्वासी स्टैटिक के बारे में बात कर लिया, और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लिया। क्या सबको क्लियर हो रहा है? ये टर्मिनोलॉजी है, इससे क्वेश्चन आए ना आए, बट ये आगे के कंसेप्ट में यूज होने वाले हैं कंसेप्ट। क्लियर है ना? तो आगे कंसेप्ट में यूज होने वाले क्या है, टर्मिनोलॉजी है। कल को ये मत बोल देना सर रिवर्सिबल क्या थी। जब हम कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, और उसको हम रिवर्सिबल साइकिल भी बोल देते हैं। क्लियर है ना? और उसी को 100% मान के चलते हैं, क्योंकि वो आइडियल साइकिल है। आइडियल इसीलिए क्योंकि हर प्रोसेस हमने आइडियल मानी है, रिवर्सिबल। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं जो रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारी स्टडी के लिए कौन सी प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है। बहुत बढ़िया, आइडियल प्रोसेस। क्लियर है ना? मानी है, एक्चुअल में होती नहीं है। और हम ये भी बोल सकते हैं, कल को एग्जाम्पल पूछ ले, ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस, all the natural processes in daily life क्या होती है, हमेशा इरिवर्सिबल होती है, कोई भी रिवर्सिबल नहीं होती। कुछ ना कुछ इफेक्ट तो क्या है, छूटता है। बहुत बढ़िया, हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो कल को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता रहता है। क्या मज़ा आ रहा है? और अगर मज़ा आ रहा है तो क्या लाइक तो बनता है। अभी तो क्या ये बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है, जब हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से घुसेंगे तब वहाँ पे फील होगा कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। जब हीट ट्रांसफ़र होगी, वर्क ट्रांसफ़र होगा, तब हम फील करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या है, इंट्रामोलिकुलर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। जब इनमें घुसेंगे तब मज़ा आएगा, तब पता चलेगा कि हाँ कैसे होता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनको पढ़ना जरूरी इसलिए ताकि आगे के स्टेप्स हम तभी सीख पाएंगे जब हमको बेसिक कंसेप्ट्स आते हों। क्या इतना क्लियर है? मिटा दें? बिल्कुल मिटा दो सर। अगला टॉपिक है कि सर ये जो स्टेट है, इस स्टेट को डिफाइन अगर हमें करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है गिब्स फेज रूल की तरफ से। इधर देखते रहना, पूछा जाता है। अभी इसरो का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे अभी गिब्स फेज रूल का एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। इधर देखना, तो गिब्स फेज रूल से हम स्टेट डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम का, कि सिस्टम का स्टेट अगर हमें डिफाइन करना है तो गिब्स फेज रूल से हम डिफाइन करेंगे। इधर देखते रहना। तो पहले गिब्स फेज रूल को समझना जरूरी है, क्या होता है गिब्स फेज रूल। मैं लिख सकता हूं क्या, गिब्स फेज रूल। तो गिब्स ने एक क्या दिया, रूल दिया। रूल मतलब एक फॉर्मूला दिया होगा। ये फॉर्मूला कहां से प्रूफ हुआ, ये हमारे डोमेन से थोड़ा बाहर है। अभी इसको समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्रूफ कहां से हुआ है वो अभी जरूरत नहीं है। इधर देखना, तो गिब्स फेज रूल क्या बोलता है कि P + F = C+2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए। P क्या है, फेज। P क्या है, नंबर ऑफ फेज, कितने फेज है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत बढ़िया, अभी बताएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ पे। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। और ये 2 क्या है, यानी कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट जो है डिफाइन, जब हम इसको प्रूव करते हैं तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स टर्मिनोलॉजी को लेके प्रूव किया जाता है। क्लियर है ना? अगर वो बोल देता है कि 2 को नहीं कंसिडर करना है, मुझे 1 कंसिडर करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आया था इसरो में इस बार, उसने 1 पॉइंट पहले से ही फिक्स कर दिया था, 1 पॉइंट पहले से ही फिक्स कर दिया था, तो वहाँ 2 की जगह 1 कांस्टेंट आ जाता है। क्लियर है ना? इधर देखना कि अब मैं बात करूँगा नंबर ऑफ फेज। फेज क्या होते हैं, फेज तो सब जानते हैं। फेज या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। बहुत लोगों को ये लग रहा हो सर ये तो क्या बहुत आसान सा पार्ट है, बट ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ाना पड़ेगा, जिन्होंने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के स्किप करके आगे मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, इधर देखते रहना। अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है F, ये क्या है, इधर देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है यहाँ, इधर समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम F, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या है, ये है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
द नंबर ऑफ independent intensive property is used to define the state of system. अब इधर देखना, बड़ा शानदार कंसेप्ट है। गिब्स फेज रूल ने क्या बोला कि अगर मुझे किसी स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करना है तो f की वैल्यू बता दो, और यहाँ से हमें जो f आएगा, मान के चलो 1 आ गया, तो 1 ही हमको एक प्रॉपर्टी ही उस स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर देगी। अगर 2 आ गया तो 2 प्रॉपर्टी होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो उस स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर देंगी। बोलोगे सर कैसे, हमको पता नहीं चल रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इधर देखना, एक एग्जांपल लेके बात करेंगे कि एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, इधर देखना कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, हमने ले लिया वाटर और वाटर के वेपर्स ले लिए। इधर देखना, मैं बात कर रहा हूँ वाटर प्लस वाटर वेपर। बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। अंदर ही बता देगा ये दोनों कंपोनेंट वाटर के हैं, तो इसका मतलब कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर की बात हो रही है, तो कंपोनेंट सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लेकिन एक लिक्विड है, एक क्या है, गैस की फॉर्म में, वेपर क्या है, गैस की फॉर्म में। ठीक है, वेपर क्या है, कोई बताएगा वेपर क्या होता है, वेपर को डिफाइन कैसे करते हैं। वेपर इज द अनदर नेम ऑफ गैस विच इज अबाउट टू कंडेंस। समझ आ रही ना बात, कि जहाँ कंडेंस होने वाला होता है, गैस का ही दूसरा नाम है, जो एकदम क्या हो, कंडेंस होने वाला हो, उसको हम वेपर बोलते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इधर देख लेना, इसका मतलब मैं फेज बोल दूंगा। एक तो क्या है, ये लिक्विड है, वाटर क्या है, लिक्विड की बात चल रही है, और वेपर क्या है, गैस की बात चल रही है। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब फेज कितने आ गए, 2 आ गए, और यहाँ पे कांस्टेंट तो 2 है। मैं P + F इक्वल टू C+2 लगाऊंगा। इधर देखते रहना, P कितना है, 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट कितना है, 1 + 2। क्या मैं बोल सकता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब हमको एक प्रॉपर्टी बता दो, एक ही प्रॉपर्टी से मैं बता दूंगा कि इसका स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर बता दो सर। टेम्परेचर हमको ऑलरेडी पहले से ही पता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता। हमको एक ही वैल्यू बताने की जरूरत है, मैं तुरंत बता दूंगा इस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो हमको ऐसे केसेज में एक प्रॉपर्टी से ही हम क्या है बता पा रहे हैं कि इसका स्टेट क्या है। देखो एक प्रॉपर्टी बताई टेम्परेचर, और हमने स्टेट बता दी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। समझ आ रही ना बात, कि इससे ही एक ही प्रॉपर्टी से हमने स्टेट बता दिया, इसका स्टेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रही ना बात, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, इधर देखना, मैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करता हूँ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहता हूँ। इधर देखते रहना, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बहुत शानदार कंसेप्ट है। मैंने बात किया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। इधर देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में भी आएगा, वेयर ऑल द 3 फेज आर एग्जिस्ट। जहां पे तीनों फेज क्या करें, एग्जिस्ट करें, मींस लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों एग्जिस्ट कर रहे हो, तो फेज कितना आ गया, 3 आ गया। कंपोनेंट वाटर की बात हो रही, कंपोनेंट क्या है, 1। बहुत बढ़िया। और अगर मैं गिब्स फेज रूल लगाता हूँ, P + F = C+2, बहुत अच्छे। फेज कितना, 3 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, F C कितना, कंपोनेंट 1 + 2, क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है, हमको पहले से ही इसके सारे हमको पॉइंट्स पता है, पूरा स्टेट हमको पता है। पूरा स्टेट मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इस स्टेट डिफाइन कर रहा है। इस स्टेट पे हमको सारी प्रॉपर्टीज पता है। कैसे, इधर देखते रहना कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे हम प्रेशर भी जानते हैं। प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, प्रेशर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कोई बताए कितना होता है, 0.61 किलो पास्कल होता है, ऑलरेडी डिफाइन है। ट्रिपल पॉइंट पे जो वाटर का प्रेशर होता है वो क्या होता है, 0.61 किलो पास्कल। बोलेगा टेम्परेचर बता दो ट्रिपल पॉइंट पे, वो क्या होता है, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पे कोई बताया कितना होता है, 373.16 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस है, याद रखना। तो ये होता है 373.16 डिग्री सेल्सियस। ये पहले से डिफाइंड डेटा है ट्रिपल पॉइंट पे। ये प्रेशर और टेम्परेचर है ट्रिपल पॉइंट पे। क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमको ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज पता है, स्टेट हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे हमको एक
एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक प्रॉपर्टी बताओ, तब हम दूसरी प्रॉपर्टी पता कर पाएंगे, दूसरी स्टेट हम पता कर पाएंगे। क्लियर है ना? ऐसे ही मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूं, इधर देखना एग्जांपल, क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं। लो, ये ऑलरेडी सारी चीजें यहां पे पता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। मैंने बोला दो गैसेज हैं, मैंने बोला ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, O2 एंड N2 का क्या है? मिक्सचर है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है? मिक्सचर। बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। तो मैं यहां से पता करना चाहता हूं कि कितने मुझको कंपोनेंट चाहिए, कितने कंपोनेंट चाहिए, या फिर कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए इस स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ये जो मिक्सचर हो रहा है, इस मिक्सचर को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, वो बता दो सर। इधर देखते रहना। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं कोई बता सकता है मुझे ये दोनों गैसेज हैं? क्या है ये दोनों गैस? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है? ये भी गैस है, ये भी क्या है? गैस, दोनों गैस। तो फेज क्या हो गया? 1 हो गया, गैस ही है ओनली। कंपोनेंट कितने हैं? 2 हैं सर, 2 है ना, 2 गैस है अलग अलग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ P + F इक्वल टू क्या? C+2। बहुत अच्छे। मैंने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए हमको, कंपोनेंट कितना है? 2 + 2, क्या F की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। इधर देखते रहो, बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है। इसका मतलब अब मुझे 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वी हैव टू नो क्या? 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, 3 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर है सबको? इसका मतलब ये हुआ कि हमको 3 प्रॉपर्टी कम से कम चाहिए, तब मैं इसके मिक्सचर को डिफाइन कर सकता हूं। और तीनों क्या होनी चाहिए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एक और अलग प्रॉपर्टी होगी, तब हम डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज इसके स्टेट ऑफ सिस्टम को हम डिफाइन कर नहीं सकते। क्या इतना क्लियर सबको? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा। स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए गिब्स फेज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब मैं एक और चीज देख रहा हूं, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कब डिफाइन करते हैं? इधर देख लेना। मिटा दूं इसको? बिल्कुल मिटा दूं। प्योर सब्सटेंस बता दो सर, कब डिफाइन करते हैं, क्या होता है? प्योर सब्सटेंस इधर देखना, कब बोलते हैं? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर सब्सटेंस इफ इट इज केमिकली होमोजीनियस, केमिकली होमोजीनियस थ्रू आउट। इसका मतलब क्या है? इधर देखना कि अगर मैं कोई भी सब्सटेंस लेता हूं, उस सब्सटेंस को मैं चेक करता हूं कहीं पे भी, उस सब्सटेंस के कहीं पे भी चेक करता हूं, वो क्या होना चाहिए? केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी पॉइंट पे उठा लूं तो केमिकल जो मिक्सचर है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे उठा के देख लो। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने ले लिया, लो एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल क्या? वाटर प्लस वाटर वेपर। और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो सब लोगों को पता है, इधर देखना कि मैंने लिया वाटर प्लस एल्कोहल। इधर देखते रहिए, मैंने क्या लिया? एक सब्सटेंस लिया जो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर और एल्कोहल का है। कैसा होगा? इधर देखते रहो कि एक कोई बीकर में, बीकर क्या गिलास है कांच का, जो लोग अक्सर यूज करते हैं, देखते रहो। हमने इसमें वाटर और एल्कोहल मिला दिया, लो मिला दो। मैं नीला से ड्रॉ कर रहा हूँ, नीला से क्या है? वाटर है। बहुत बढ़िया, नीले से क्या है? ये वाटर, मिला दिया, बहुत अच्छे। और रेड से क्या है? एल्कोहल, जिसको क्या बोलते हैं? सोमरस। कोई बात नहीं, इधर देखते रहें। हमने क्या है? एल्कोहल और वाटर मिला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कहीं से भी उठाता हूँ, पूरे सब्सटेंस में से कहीं से भी उठाता हूँ, लो मैंने यहाँ पे उठाया, यहाँ पे उठा लिया, लो यहाँ पे देखा, तो इसका मतलब हुआ कंपोजिशन। अगर मैं चेक करूँगा कंपोजिशन, क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर मैंने बोला यहाँ पे उठा के 20% क्या है? एल्कोहल है, मान लो क्या है? एल्कोहल। और रिमेनिंग 80% क्या होगा? वाटर होगा। और कुछ तो है ही, बचा ही नहीं, 100%। इस कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कंपोजिशन देखा, एक इतना ही कंपोजिशन यहाँ उठाया,
क्या अलग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये भी 20% एल्कोहल ही दिखा रहा होगा यहाँ, और यहाँ पे क्या होगा 80% ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द, मैं प्योर टोटल सब्सटेंस में चेक कर रहा हूँ, थ्रू आउट कहीं पे भी उठा के देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी उठा के देख लो, हर जगह यही नज़र आ रहा होगा। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब कहीं थ्रू आउट द सब्सटेंस अगर मैं देख रहा हूँ तो वो क्या केमिकली मिक्सचर जो है वो क्या है, होमोजीनियस है, एक जैसा है। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम क्या, प्योर सब्सटेंस। एक और एग्जांपल देख लो प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल, वाटर एंड वाटर वेपर। ये भी क्या है, वाटर एंड वाटर वेपर का जो मिक्सचर होता है ये भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। क्या इतना क्लियर है? इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। आई है कि नहीं आई है? अगर नहीं आई है तब भी बताओ, आ गई हैं तो क्या करो, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आगे के जो चैप्टर अगर हम पढ़ने वाले हैं उसमें और मज़ा आएगा। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, क्लियर है ना सबको? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ऑलमोस्ट सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्टडी करने के अप्रोच हैं दो, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बाकी उसके बाद हम कल से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करना सीखते हैं। वहाँ से हम थर्मोमीटर पढ़ते हैं, थर्मोमीटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे थर्मोडायनेमिक्स में जो अप्रोच हैं वो क्या क्या है। अप्रोच इन थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी करने के अप्रोच ऑफ स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स, अप्रोच ऑफ स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। तो दो अप्रोच हैं, एक को बोलते हैं हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, नाम से ही पता चल रहा होगा सबको, इधर देखते रहो, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। स्कोपिक अप्रोच, इधर देखते रहना। मतलब यहां पे इन दिस अप्रोच मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर बिहेवियर की। इन दिस अप्रोच वी कंसिडर मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इधर देखना, बिहेवियर क्या होता है। मॉलिक्यूलर बिहेवियर मीन्स अगर मैं कोई भी एक सिस्टम लेता हूँ, सिस्टम में मान लो मैंने गैस ले ली, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी अगर हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ आइडियल गैसेस, स्टडी ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले देख लेते हैं कि अगर जहाँ आइडियल गैस की स्टडी होती है ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, कि हम जितना भी हमारा फ्लूइड यूज हो रहा होगा वो आइडियल गैस होगा। और एक होता है आइडियल फ्लूइड, यहीं पे देख लो, स्टडी ऑफ आइडियल फ्लूइड की जब बात करेंगे, स्टडी ऑफ आइडियल फ्लूइड उसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम पढ़ेंगे तब कंसिडर करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों क्या, आइडियल फ्लूइड तो है, और फ्लूइड भी दो कैटेगरी के होते हैं कि या तो गैस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, क्लियर है ना? तो ये बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आइडियल फ्लूइड की स्टडी होती है, और आइडियल गैस की स्टडी जहां होती है उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है ना? अब इधर देखना कि मैंने मान के चलो कि कोई गैस ली, आइडियल गैस ली, ठीक है, और आइडियल गैस में अगर मैं एक एक मॉलिक्यूलर बिहेवियर का स्टडी करना चाहता हूँ, कि एक मॉलिक्यूल निकाल के स्टडी करना चाहता हूँ, ऐसे अप्रोच को बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये कहाँ एप्लीकेबल है? दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल इन रेरिफाइड गैसेस, रेरिफाइड गैस थ्योरी। और ये रेरिफाइड गैस का क्या मतलब है? जिनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। वेयर डेंसिटी इज वेरी लेस। इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी अगर कम होगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, दूर दूर दिखाई दे रहे होंगे, तो हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये बहुत रेयर केसेज में होता है। तो जहाँ पे रेरिफाइड गैसेज की थ्योरी होती है उस जगह पे हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लगाते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं लगाते। पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हम जो पढ़ेंगे वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ा जाएगा। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? इन दिस अप्रोच हम लिख सकते हैं, इन दिस अप्रोच molecular behavior is neglected, molecular behavior is neglected
बट एवरेज molecules behavior will considered। इसका मतलब क्या है कि सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे हम, बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लेंगे, मींस एक रीजन ले लेंगे, एक स्पेस ले लेंगे, वहां पे उनकी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, एवरेज स्टडी की बात करेंगे। उसी अप्रोच को बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। कहाँ यूज होता है? तो हम बोल सकते हैं दिस अप्रोच is used where continuum concept is applied। theory of continuum is applied where theory of continuum is applied। इधर देखना, एप्लीकेबल बोल दो, अप्लाइड बोल दो, इज एप्लीकेबल। अब ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिनम क्या है इधर देखना, मीन्स कॉन्टिन्यूस मास होना चाहिए हर जगह। कॉन्टिन्यूस मास का मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनम क्या है इधर देखते रहो कि मैं यहीं पे बता रहा हूँ। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनम होता क्या है कि अगर मैंने मान के चलो ये कोई कंटेनर है, क्लियर है, इसमें गैस भर दी मैंने, क्या भर दी? गैस। तो गैस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, कहीं कहीं ऐसे रैंडमली होती है गैस, तो दूर ही होते हैं वैसे तो मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं। ये हमने क्या भर दी है? गैस भर दी। अब ये गैस क्या है? रैंडम इन मोशन होती है, सब जानते हैं क्या होती है? गैस आर इन ऑलवेज रैंडम इन मोशन। यहाँ पे लिख लेना, गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ऑलवेज इन रैंडम मोशन। कहाँ से आता है ये पता चलता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत अच्छे, क्लियर है ना? तो जो गैस होती है हमारी हमेशा क्या करती है? मोशन में रहती है। तो ये जो मोशन में रहेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या करेंगे? थोड़े बहुत मूवमेंट में होंगे, बिल्कुल होंगे। और अगर ये मूवमेंट कर पा रहे हैं कोलिजन करने के दौरान, इधर देखना, ये दो मॉलिक्यूल्स मैंने उठाए, कोई दो मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, ये वाले, ये दो मॉलिक्यूल्स इतने दूर थे, ये क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे, तो ये कोलाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जिनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या इतना क्लियर है? देखते रहे ना, मीन फ्री पाथ। और ये मीन फ्री पाथ क्या होना चाहिए? लेस देन द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर, डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। और अगर ऐसा होगा, इधर देखते रहो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो पाथ है उसे बोल रहे हैं मीन फ्री पाथ। उस पाथ के दौरान वो मूवमेंट कर सकते हैं, कोलाइड कर, जब कोलाइड होते हैं तब इस डिस्टेंस में ये क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसको बोले हम मीन फ्री पाथ, मतलब फ्री है मूव करने के लिए। और ये मीन फ्री पाथ अगर लेस देन डायमेंशन ऑफ द कंटेनर, ये जो डायमेंशन है अगर ऐसा होता है तब हम बोलते हैं यहाँ पे क्या अप्लाई है? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम। क्लियर है ना? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम कब अप्लाई होता है? जब हमारा मीन फ्री पाथ जो है लेस देन हो किससे? द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। क्या इतना क्लियर है सबको? और अगर मीन फ्री पाथ भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, मीन फ्री पाथ होता क्या है? क्या मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर। एक चीज़ हमको समझ आ गई, ये अप्रोच है हमारा। कल को पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में मीन फ्री पाथ से कैसे हम, तो यहाँ पे मीन फ्री पाथ लिख लेना। मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस between the two molecules, that is एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स टू मूव बिफोर collision is known as मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कितना क्लियर है? और ये मीन फ्री पाथ की वैल्यू लेस देन अगर कंटेनर की डायमेंशन से है तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम क्या हो जाएगा? अप्लाइड हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम एप्लीकेबल, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम एप्लीकेबल। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमको समझ आ गया, दो अप्रोच हमने देखे,
एक तो था मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक था माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में एवरेज मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं और उसी बिहेवियर के बेसिस पे हम अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में सिंगल मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उस सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कहाँ पे वो अप्रोच लगता है, रेरीफाइड गैस थ्योरीज होती हैं, जहाँ पे गैसेज क्या है, बहुत रेयर होती हैं, मीन्स बहुत दूर दूर तक उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, तो यहाँ पे हम एवरेज मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। और ये कहाँ कंसेप्ट में अप्लाई होता है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम में अप्लाई होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सबको पसंद आया होगा। हाँ, मज़ा आया कि नहीं आया? थोड़ा सा क्या है, बोरिंग सा लग रहा होगा, क्यों? ये सारी चीज़ें क्या है, टर्मिनोलॉजी है। अभी देखना जब हम मैथमेटिक्स में घुसेंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन में घुसेंगे, तब चीज़ें और आसान लगने लगेंगी, बट इनको भी जानना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है चुन्नू मुन्नू सा, क्लियर है ना? तो चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन अगर बनेगा तो उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, समझ आ रही ना? और जब तक ये कंसेप्ट हमको समझ नहीं आएंगे तब तक आगे की चीज़ें भी समझ नहीं आएंगी। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है, क्वासी स्टैटिक क्या होती है, नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होती है, क्लियर है ना? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी देखना। जब मैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो चीज़ें यूज होंगी और ये हमेशा यूज होती रहती है, क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी टाइम हो गया, आज के लिए क्या इतना ही बहुत है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्मोमीटर्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एनर्जी इंटरेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ से हमारा क्या है, सिलेबस बहुत अच्छे से चलेगा और बहुत स्मूथली चलेगा, फिर मज़ा आने वाला है। ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको क्या करना, एक बार लिख लेना स्टार्टिंग में, इनको समझ लेना, ताकि ये चीज़ें यूज आती हैं तो हमको आगे क्या हो, दिक्कत ना हो। समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल आ रही है सर। आप तो बस पढ़ाते रहो, मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है तो इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो क्या, मैकेनिकल ट्यूटर। वाह, मज़ा आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, एक बार और फिर बोल देते हैं कि लोग क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं पढ़ने में, फिर भूल जाते हैं, बोल देते हैं फिर सर हमको तो ध्यान नहीं रहा था सर, नहीं हम तो कर देते। कोई बात नहीं, ध्यान दिला देते एक बार और। समझ आ रही ना बात? तो जिसका जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए कोई पर्सनल कुछ नहीं किया जा रहा, क्लियर है ना? तो आप इसी तरह से आपको कंटिन्यू क्लासेज अगर करनी है, स्मूथली क्लासेज चलवानी है, नवंबर दिसंबर तक क्लास चलने वाली है, नवंबर तक तो आराम से क्लास चलेंगी, क्लियर है ना? तो मैं चाहता हूँ कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट अगर कवर हो तो हमारे लिए भी प्रॉफिट होगा, आपके लिए भी प्रॉफिट होगा, आप भी ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसीलिए बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग क्या हो, बहुत ही समझदार लोग हो और सबको बहुत अच्छे से समझ आता है, जैसा कि हमें पता चल रहा है, क्लियर है ना? बाकी जो लोग चैनल में नया जुड़े उनसे तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करो, अपने नोट्स बनाना शुरू करो, इसी तरह से पढ़ते रहो और डाउट्स भी पूछते रहो, बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो साथ ही साथ, क्लियर है ना? बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का और आप भी मज़े से पढ़ाई कर सको। मज़ा आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरह मज़ा लेते रहो, हम तो यही चाहते हैं, सबको मज़ा आता रहे, सब खुश रहो, पढ़ते रहो, यही क्या हमारी कामना है, मन की इच्छा है। बोले सब बस बहुत हो गया, ठीक है, आज के लिए बहुत है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे।